अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक गाइस। कॉमर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फाइनेंशियल ऑडिट के मुताबिक है, जो कि हमें जीके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट के लिए सिलेबस में है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 8 जो कि कैश बुक एंड फाइनेंशियल ऑडिट है, जिसमें हमने कैश बुक का जो सेक्शन है क्लियर किया है। तो आज के वीडियो में हम ऑडिटिंग, इसके ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस, टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ फाइनेंशियल ऑडिट। पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा, व्हाट इज़ फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है, ये समझने के लिए हमें यहाँ पे दो चार पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन पॉइंटों में हमने यही लिखा है कि जब कभी भी हम अकाउंटिंग में बुक्स मेंटेन करते हैं तो उनको क्रॉस चेक करने के लिए उनमें कोई डिफ़िकल्टी या उनमें कोई प्रॉब्लम या उनमें कोई एरर या उनमें कोई फ्रॉड ना हो, तो हम उसके लिए एक ऑडिट करते हैं जिसको हम फाइनेंशियल ऑडिट कहते हैं। ठीक है। अगर हम ऑडिट की डेफिनेशन देखेंगे, ऑडिट एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग निकलता है टू हियर, सुनना। पुराने ज़माने में जो ऑडिटर थे वो अकाउंटेंट से सुनते थे, तो फिर वो ऐसे ही ऑडिट करते थे। यहाँ पे जो है, ऑडिट इज़ द एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन ऑफ वेरियस बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय एन ऑडिटर फॉलोड बाय फिजिकल चेकिंग ऑफ इन्वेंट्री टू मेक श्योर दैट ऑल डिपार्टमेंट्स आर फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेड सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। ऑडिट एक एग्जामिनेशन है, इंस्पेक्शन है बहुत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए जो एक ऑडिटर करता है। उसके बाद वो फिजिकली चेक भी करता है कि वो ट्रांजैक्शंस वहाँ पे मौजूद है, या जो स्टॉक ये बोल रहे हैं या जो इन्वेंट्री बोल रहे हैं वो वहाँ पे मौजूद है कि नहीं है, ताकि जो सारे डिपार्टमेंट्स है या सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये करेक्टली अपना रिकॉर्ड या ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करे। ठीक है। इट इज़ डन to ascertain the accuracy of financial statements provided by the organization. ऑडिटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम ये चेक कर सके, ये पता लगा सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी एक्यूरेसी है। जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं उनमें कितनी एक्यूरेसी है, तो इसलिए हम ऑडिट करते हैं। Audit can be done internally by employees or heads of a particular department and externally by an outsider firm or an independent auditor. Audit हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो अपने फर्म से ही या अपने ही जो ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे ही किसी को हम नॉमिनेट करेंगे वो ऑडिट करेगा, या हम एक्सटर्नली किसी फर्म को हायर करेंगे, किसी फर्म के सर्विसेज को हायर करेंगे तो वो भी ऑडिट कर सकते हैं। तो इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली ऑडिट होता है। और इसके साथ साथ all the public listed firms have to get their accounts audited by an independent auditor before they declare their result of any quarter. अगर किसी भी फर्म जो पब्लिक लिस्टेड फर्म है, अगर उसको कोई क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश करना है, जैसे कि जेके बैंक है, अगर वो एक क्वार्टर का अपना रिजल्ट पब्लिश करता है तो वो रिजल्ट पब्लिश करने से पहले उस कंपनी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने जो अकाउंट्स है, अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ऑडिट करवाने ज़रूरी है। ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा ऑडिट के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे हु कैन परफॉर्म एन ऑडिट। एक ऑडिट कौन कर सकता है। ठीक है। इंडिया में जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जो ICAI से, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, वहाँ से वो डिग्री लेके आते हैं, वहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो वो जो लोग होते हैं, वो जो पर्सनस होते हैं जिनको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी कहते हैं, वो इंडिया में जो है ऑडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हम USA की बात करें, वहाँ पे CPA और सर्टिफाइड, जिसको हम बोलते हैं सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, वो USA में ऑडिट करते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे जब हम ऑडिटिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्रीमेंट होता है फर्म और जो ऑडिटर होता है उसके
उनके बीच एक एग्रीमेंट होता है जिसमें ये बोला जाता है कि आपको इतने बुक्स का या इतना सारा जो है, इतने स्कीम्स है या इतने सेक्शंस है, इतने डिपार्टमेंट्स है, इनका आपको करना है ऑडिटिंग। तो पहला जो स्टेप है वहाँ पे हम ऑडिटर का रोल डिफाइन करते हैं। उसको हम एक लेटर, साइनर लेटर भेजते हैं। जो क्लाइंट होता है ऑर्गेनाइजेशन, वो साइनर लेटर भेजता है ऑडिटर को कि आप आइए हमारे बुक्स के जो है, हमारे जो बुक्स है ऑर्गेनाइजेशन के, वो आप ऑडिट करें। ये फर्स्ट स्टेप होता है। द सेकंड स्टेप is to plan the audit, which would include details of deadlines and the departments the auditor would cover. It is a single department or whole organization with the auditor would be covering. फिर उसके बाद क्या होता है, दूसरे स्टेप में एक प्लान बनता है जिससे ये डिटेल मिलती है हमें कि कितना टाइम लगना चाहिए ऑडिट कंप्लीट करने में और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इसको ऑडिटर को कवर करने हैं। ये पूरा डिपार्टमेंट भी हो सकता है या कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हो सकता है। ठीक है, ये ऑडिट जो होता है ये 1 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी, 4 दिन का, ये हफ्ते का भी ऑडिट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा स्टेप है, ऑडिटर अपना अब काम शुरू करेगा। ऑडिट जैसे उसको करना है, जैसे उसको चेक जो कहते हैं इसको वेरिफिकेशन जो करनी है, एग्जामिनेशन जो करनी है, चेक करने हैं एक्यूरेसी को, बाकी बाकी चीज़ों को, तो वो स्टार्ट करेगा। उसके बाद वो अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। जो उसके की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको चेक करेगा। वहाँ पे वो कोशिश करेगा फाइंड करने की कि कोई एरर मत है, कोई फ्रॉड मत है। तो वो सब जब वो करेगा तो वो एक सिस्टमेटिक मैनर में उसको एक रिपोर्ट बनाएगा। फिर तो तीसरा जो स्टेप है वहाँ पे हमें ये करना है ऑडिटर को कि एलिमेंट्स को चेक करना है, की एलिमेंट्स को, और उनके रिलेटेड एक कंपाइलड रिपोर्ट बनानी है। लास्ट जो स्टेप है उसमें ऑडिटर जो रिपोर्ट कंपाइल करता है उसको वो इंपोर्ट करेगा जो इसके यूज़र्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ओनर जो है उनको वो रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो उस रिपोर्ट में ये क्लियरली लिखा होगा कि ऑडिटर ने कौन कौन से डिफेक्ट्स देखे, कौन से एरर्स देखे, कौन से माल फंक्शंस देखे या कहीं मैनिपुलेशंस थी, वो सब वहाँ पे वो रिपोर्ट में होना चाहिए। तो इस तरह से जो स्टेप्स है क्लियर हो गए, 4 स्टेप्स है। इसके बहुत सारे स्टेप्स हम एलॉबरेट कर सकते हैं, इसके बहुत सारे स्टेप्स बन सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग। ये भी हम थोड़ा तेज़ ही जाएंगे यहाँ पे। जब हम ऑडिटिंग करते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है? ऑडिटिंग करने से हमें ये चीज़ पता चलती है कि कैचिंग क्लाइंट एंड वेंडर मिस्टेक्स। कभी कभार क्या होता है कि हमें जो वेंडर होता है जिसको पैसे देने होते हैं, वो कभी कभार पैसे डिपॉजिट करता है लेकिन हम कभी किसी और अकाउंट में लिखते हैं। तो इससे हमें वेंडर्स के रिलेटेड मिस्टेक्स होती है या क्लाइंट्स जो होते हैं उनके रिलेटेड जो मिस्टेक्स होती है वो हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमें दूसरा जो पॉइंट है, जो स्टेटमेंट्स है, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या बाकी सारे स्टेटमेंट्स है, वो उनके लिए उनकी हम एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं कि वो किस हद तक एक्यूरेट है। और उसके बाद हम रिटर्न्स के लिए भी बेनिफिट, जो इन्वेस्टर होता है जब उसको ये पता चलेगा कि हमारी जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एकदम करेक्ट है आफ्टर ऑडिट, तो वो अपना ये फील करेगा कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो इन गुड हैंड्स है। उस इन्वेस्टमेंट के लिए अब उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो वो ये भी समझेगा कि समझेगा बाद में कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कंपनी में, इट इज़ इन द गुड हैंड्स एंड देयर इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रोइंग। बिकॉज उसके पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड आएगा तो वो उसे क्लियरली जज कर सकता है कि कहाँ पे कौन से एरर्स, फ्रॉड्स या कोई मैनिपुलेशंस है। तो उसकी बुनियाद पे वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट जो है ऑप्टिमाइजिंग बिजनेस प्रोसेस। ये क्लियरली है, जब हम ऑडिट करते हैं तो वहाँ पे हमें ये क्लियरली पता चलता है कि हमारा लैक्न्यू कहाँ पे रहा, हमारी जो प्रोसेस है वहाँ पे हमें कहाँ पे लैक्न्यू रहा। तो इस वजह से वो बिज़नेस की जो प्रोसेस है वहाँ पे हम प्रोडक्टिविटी को फिर इंक्रीज़ कर सकते हैं। जहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे हमें फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स है अच्छे नहीं आ रहे हैं किसी प्रोसेस में, तो उस प्रोसेस को हम अच्छी तरह से फिर इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट बना सकते हैं। ठीक है,
और नेक्स्ट जो इसका है, एम्पावरिंग एम्प्लॉयज़ टू टेक इनिशिएटिव। जब आपको पता चला कि आप ऑडिट कर रहे हैं, फिर आपको पता चला कि कोई एम्प्लॉई है जो जिसके रिलेटेड जिसने ये मिस्टेक की है या जिसने ये एरर किया है, तो वहाँ पे उसको रेस्पॉन्सिबल किया जाएगा और उसके बाद उसको क्लियरली ये चीज़ पता चलेगी कि आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड आई हैव टू डू माई ड्यूटीज़ इन फ्यूचर एज वेल इन ए गुड मैनर। एंड वो ये जो एरर्स हुए हैं उनको रिपीट करने की कोशिश नहीं करेगा। इसके बाद हमें है लास्ट, इंश्योरिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस। और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट भी बनती है, जो भी कोई कंपनी होती है या जो भी कोई फर्म होती है, उनके लिए आज इम्पॉर्टेंट बना है कि उनको जो ऑडिट है वो करना ही करना ज़रूरी है। तो ये कंप्लायंस भी होती है, जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है उसको भी इंश्योर करता है। नेक्स्ट जो हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग पढ़ेंगे, जिसमें हमें है जो 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव है, एक तो है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है ऑडिटर का, उसका जो बैलेंस शीट देखेगा और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेगा, उसकी जो रिपोर्ट है वो उसको क्लियरली अपने ओनर को प्रोवाइड करनी है। ये उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में वो क्या देखता है, ऑब्जेक्टिव्स में क्या, वो वहाँ पे डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, वो डिटेक्ट करेगा एरर्स को और फ्रॉड्स को, और साथ ही साथ उनको प्रिवेंशन यानी कि उनको बताएगा कि इसको कैसे आप रोक सकते हैं। तो दीज 2 ऑब्जेक्टिव्स आर इम्पॉर्टेंट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो ऑडिटर का होता है, जस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द financial statements, that is balance sheet and profit and loss account, and the secondary objective is to detect errors and frauds and to correct them or to guide them to how to prevent these errors and frauds. नेक्स्ट जो है लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग में हमें क्या आएगा कि ये जजमेंट बेस्ड है। ऑडिटिंग जो होती है ये जजमेंट बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि ऑडिटिंग में लास्ट में ऑडिटर को ही जज करना है कि ये यहाँ पे ठीक रहेगा कि गलत रहेगा, ये यहाँ पे एरर है कि नहीं है। तो लास्ट में ये जजमेंट बेस्ड है, इसलिए इसको एक लिमिटेशन बनती है। कभी कभार जो ऑडिटर होता है वो बायस्ड होता है, वो अपने हिस्से में या किसी दूसरे केस में जजमेंट देता है, तो ये जजमेंट बेस्ड है, ये एक लिमिटेशन है ऑडिटिंग की। दूसरा जो है डिपेंडेंस और इंटरनल कंट्रोल। जो ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल होता है वो भी ऑडिटिंग को एक लिमिटेशन बनती है। कैसे कि इंटरनल कंट्रोल जब अच्छा या कोऑपरेटिव या इफेक्टिव नहीं होगा तो उसे ऑडिटिंग करने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। नॉन डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, ये भी हो सकता है, कभी कभार हमारे बुक्स में एरर्स हो सकते हैं, फ्रॉड्स हो सकते हैं, लेकिन जो ऑडिटर है उसको वहाँ पे एरर नहीं दिखा, उसको वहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं दिखा, हालांकि वहाँ पे एरर्स एंड फ्रॉड्स है। डिपेंडेंस ऑन एक्सप्लेनेशन बाय अदर्स, ये ऑडिटिंग जो है ये डिपेंडेंस होती है, क्योंकि जो ऑडिटर होता है उसको दूसरों से पूछना पड़ता है, वहाँ पे उसको एक्सप्लेनेशन या ओपिनियंस लेनी पड़ते हैं, जो कि वहाँ पे एक डिपेंडेंस बनती है, ऑडिट लिमिटेशन बनती है ऑडिटिंग के लिए। कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स, जब कभी भी ऑडिटर कोई रिपोर्ट बनाता है वो ज़रूरी किसी को पिच करेगा, तो वहाँ पे जो रिपोर्ट बनी तो इस वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं जिसके खिलाफ वो रिपोर्ट बनी है। और करप्ट प्रैक्टिसेस टू इन्फ्लुएंस द ऑडिटर, एक और लिमिटेशन है जो कि करप्ट प्रैक्टिस है, जिसको हम बोलते हैं रिश्वतखोरी। जहाँ आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खास तौर पे देखेंगे कि जब कोई ऑडिटर आता है तो पहले उसको चाय पानी पिलाया जाता है और लास्ट में वो बोलता है यहाँ पे इतने सारे एरर्स है, तो उसको वो सब कुछ करप्ट करके वहाँ पे फिर वो निपटा देते हैं। नो एश्योरेंस, ऑडिटर कोई एश्योरेंस नहीं दे सकता कि आपको आफ्टर ऑडिट अपना बिजनेस अच्छा होगा या नहीं होगा। इट डिपेंड्स कि अच्छा होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड्स, लेकिन वो एश्योरेंस नहीं दे सकता कि आपका बिजनेस प्रॉस्पर्स कर सकता है। डिटेल्ड चेकिंग नॉट पॉसिबल, ऑडिटिंग में जो कि बहुत सारे बुक्स होते हैं वहाँ पे हमें डिटेल्ड चेकिंग पॉसिबल नहीं है, ये भी एक लिमिटेशन बनती है ऑडिटिंग की। इसके बाद है हमारे टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग। हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। फर्स्ट जो है इंटरनल ऑडिट, जिसमें हमें देखना है कि जो ऑडिट होता है वो इंटरनली बिजनेस करती है। तो इस ऑडिट में क्या होता है,
इंटरनली जो कोई इन्फॉर्मेशन होती है, जो कोई बुक्स होते हैं, उनको एक इंटरनली कोई अपॉइंट करते हैं किसी ऑफिसर को, वो चेक करता है ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, और बाद में वो रिपोर्ट करता है बिजनेस के जो जिसने वो ऑडिट कंडक्ट किया हो सकता है कि वो बिजनेस मैनेजमेंट को वो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करे। इससे हमें क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, फ्रॉड होती है, जो कंप्लेंट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, और हमारा एक रिव्यू बनता है कि हम इसके बाद एक अच्छा सा एक्सटर्नल ऑडिट कर सकें। ठीक है, ये इंटरनल ऑडिट है, जस्ट इट इज़ इंटरनल बिकॉज इट इज़ डन बाय द इंटरनल स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल ऑडिट जो होता है, एक्सटर्नल ऑडिट एक्चुअली आउट ऑफ द बिजनेस जो कोई ऑडिटिंग पर्सन होगा या एक बॉडी ऑफ पर्सनस होंगे, वो उनको हम बुलाते हैं, उनको हम हायर करते हैं, तो वो फिर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो उसके बाद ही वो रिपोर्ट देते हैं, तो उसको इस वाले ऑडिट को हम एक्सटर्नल ऑडिट कहते हैं। ठीक है, तीसरा है स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है, इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ, ये रिक्वायर्ड बाय लॉ होता है, एंड इट इज़ डन बाय द गवर्नमेंट या इट इज़ डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे कि बैंक को ये ज़रूरी है कि जब भी कोई बैंक कोई रिपोर्ट पब्लिश करे, उनको स्टैट्यूटरी है ये कि उनको ये ऑडिट कराना ही कराना है। नेक्स्ट जो है टैक्स ऑडिट, ये टैक्स डिपार्टमेंट करता है। टैक्स डिपार्टमेंट को जब कभी लगता है कि कोई इनको डिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे टैक्स ऑडिट करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसके रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन को कोई इंटरफेयर नहीं करना है, तो वहाँ पे जो वो रिपोर्ट जनरेट करते हैं वो डायरेक्टली वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल ऑडिट, जो कि ऑडिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जिसमें हमें देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे किस हद तक ठीक है, वहाँ पे कितने एरर्स हैं, और वहाँ पे हमें ये भी मालूम हो जाएगा कि हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है वो कितने करेक्ट और फेयर है। ठीक है, लास्ट जो है ऑपरेशनल ऑडिट, हम किसी ऑपरेशन का ऑडिट करते हैं, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, हमारे पास सेल्स ऑपरेशन होता है, हमारे पास पैकिंग ऑपरेशन होता है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन होता है। तो ये इस किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन पे हम ये ऑडिट करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि इस ऑपरेशन में कहाँ कहाँ पे हमारे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम इम्प्रूव करते हैं। और लास्ट में एक बात और याद रखेंगे आप, सेल्स ऑडिट, जो कि 7वां है। सेल्स ऑडिट यहाँ पे नहीं आया है, तो सेल्स ऑडिट में हम क्या देखते हैं कि सेल्स के रिलेटेड हमारे कितनी सेल्स हुई, हमारे जो सेल्स हुई उस सेल्स बुक में रिकॉर्ड है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि सेल्स में कोई माल फंक्शन नहीं है, कहाँ मैनिपुलेशन नहीं है, हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो सेल्स के रिलेटेड हम ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, उसको हम सेल्स ऑडिट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ ऑडिटिंग के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग के रिलेटेड होगा, और आपसे गुजारिश है हमारे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर